ये एक हिंदी मनोरंजन चैनल है। बेटर जानकारी के लिए और मनोरंजन के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सिर्फ 18 ईयर के लड़के ही देखें। बेटर मज़े के लिए आप चूज़ ईयरफोन कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं एक और नई वीडियो शुरू। आइए फिर हमारे साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वी आर क्वेयर में, जहां हम हर रोज गेल अप स्टोरीज पोस्ट करते हैं, जिसमें से कुछ कहानियां आपके लिए मोटिवेशन का काम करती है तो कुछ कहानियां नई नई सीख लेकर के आती है। हम LGBTQ की सच्चाई को बहुत करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं हमारी कहानियों के जरिए, जिसे सच मान पाना किसी के लिए भी मुश्किल भी होता है तो कुछ लोग अपनी जिंदगी से रिलेट भी कर पा रहे हैं। पर सच आपके सोच के परे होता है, जो आपके दिमाग के साथ खेल जाता है। पर आज की कहानी में आदर्श ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपके दिमाग के साथ खेला जा सके। आदर्श ने तो कुछ भी ना छुपाकर अपने चरित्र की परवाह किए बिना सब कुछ दोस्तों, आज हम मेरा पहला दर्द स्टोरी का 6वां भाग लेकर के आए हैं, जो कि इस श्रृंखला का अंतिम भाग भी है। बाकी के भाग को सुनकर आपको व्यक्ति विशेष चरित्र को समझने में आसानी होगी, इसलिए आप बाकी के एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल पर जा सकते हैं और साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जा करके भी बाकी के एपिसोड्स को आप सुन सकते हैं। आदर्श की डायरी से लिया गया ये कहानी आदर्श ने बारीकी से आप सभी के साथ शेयर की है। तो आइए हम अब और ज्यादा समय लिए बिना आदर्श की स्टोरी सुनते हैं। दोस्तों, मैंने जाने अनजाने में आकर्षण का वो नियम फॉलो कर लिया था जिसको समझने के लिए लोग द सीक्रेट्स बुक का इस्तेमाल करते हैं। अब अपनी इच्छाओं के हिसाब से जो चाहा था मैंने, वो सब कुछ मिला था मुझे, और वो सब कुछ कर लिया था जो मेरे अंदर की इच्छाएं थी वो पूरी कर ली थी। मैं खुशनसीब था कि मुझे वेंकटेश सर से शारीरिक आकर्षण था, और वो आकर्षण इतना मजबूत था कि मेरा खुद पे कोई बस नहीं होता था। और ये कहानी अपनी आकर्षण से जीतने पर आधारित है कि कैसे आप अपनी इच्छाओं से जीत पा सकते हैं, बस थोड़ा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। खैर, मैंने उन्हें छुआ था, अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा भी किया। अब तो वो सब कुछ हो रहा था जो मैं चाहता था। वेंकटेश सर ने मुझसे खुद ही कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं और हम दोनों ये राज ही रखें और यूं ही छिप छिप कर मिलते रहें। सोचिए, ये वही इंसान है जिनको देखकर मुझे कभी बहुत डर भी लगता था, और आज वो सामने से मेरे साथ सोना चाहते हैं। वो मुझे शाम को कॉलोनी के मोड़ पर बुलाते हैं। मैं गया भी। वो कार में थे। वो अपने साथ कॉन्डोम, ल्यूब सब कुछ रखे हुए थे। मैं तो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैंने उन्हें अच्छा फील कराया, जो हाथ और मुंह से हुआ, पर उन्होंने मेरे शरीर को भी गर्म कर दिया। मैं सुध बुध खो बैठा। मैं बहक गया, पर उन्होंने बस एक गलत चीज मेरे साथ कर दी, क्योंकि उन्होंने इस बीच में मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया। मैंने जबकि उन्हें अपनी तकलीफ बता रखी थी, मुझे दिक्कत हो रही थी, पर वो नहीं माने और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। कार के अंदर मेरी आवाज कोई सुन भी नहीं सकता था, और दर्द से मेरे मुंह से बहुत जोर की चीख निकल गई, और वेंकटेश सर ने आव देखा न ताव मुझे एक जोर से थप्पड़ जड़ दिया। अब ये थप्पड़ पता नहीं उनकी जिंदगी का थप्पड़ था जो मुझ पर पड़ा था, या मेरी जिंदगी का थप्पड़ उन्हें पड़ चुका था उन्हीं के जरिए। खैर, वो आपको आगे पता चलने वाला है। वो इतने जोश में थे कि उन्हें कोई होश नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं। उस एक थप्पड़ ने मेरे अंदर की आग और ठरक शांत कर दी थी। मैं जाग गया था उस नींद से जिस नींद ने मुझे ये सारी चीजें करने पर मजबूर कर रखा था। मेरे अंदर का स्वाभिमान जाग उठा था। मैंने कपड़े पहने और कार से निकल भागा। वेंकटेश सर पीछे पीछे आते रहे, पर मैं गलियों से होता ऑटो लेकर घर आ गया। और अब मुझे एहसास हुआ कि यह कितना गलत था। मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मेरे साथ जबरन कैसे कर सकता था। मानता हूं कि मैं उनके लिए दीवाना था, और बात यह भी थी कि वेंकटेश सर के अंदर मर्दानगी कूट कूट कर भरी थी, जो मुझे उनकी तरफ और ज्यादा आकर्षित कर रही थी। लेकिन
उन्हें मेरे दर्द में मुझसे सिंपैथी रखने के बजाय और ताकत लगाया, जोर लगाया, जिससे कि मैं और जोर से चीख पड़ा था। और फिर उस पर उन्होंने जो जोर का थप्पड़ मारा, चुप होने को कहते हुए, मैं बिल्कुल सहम सा गया। मैं जब घर गया, मेरा भाई उत्कर्ष ने मुझे ध्यान से देखा। उसे लगा कि कुछ तो हुआ है और वो समझ गया कि मैं कुछ छिपा रहा हूं। उसे देखकर मैंने हाथ से छिपाना चाहा अपने चेहरे को, पर वो देखकर मेरे पास आया। मेरे गोरे गाल पर थप्पड़ के निशान उसने साफ साफ देखे। उत्कर्ष ने कहा कि ये सब किसने किया भैया, मुझे बताइए। मैंने उत्कर्ष को कहा कि बस लग गई ऐसे ही, फालतू में बात का पतंगड़ मत बना, तू जा यहाँ से। मम्मी पापा और परेशान हो जाएंगे अगर तू इस चीज को ज्यादा खींचेगा। उत्कर्ष ने जिद की और फिर भैया निशान दिखाइए कहते हुए वो मेरे पास आया, और तब उसने मेरे गले का लव बाइट और फिर शर्ट हटाया तो मेरे छाती पर वेंकटेश सर के चुभाए हुए दांतों के निशान को भी देख लिया। उत्कर्ष को मैंने डांटते हुए दूर हटाया, पर तब उत्कर्ष सब कुछ समझ चुका था। अब वो बच्चा तो था नहीं, वो भी जवान हो चुका था। कोई बच्चा होता ये तो शायद मैं उसे समझाकर बात टाल भी दिया होता। उत्कर्ष वहां से चुपचाप चला गया, पर उसके चेहरे के हाव भाव अच्छे नहीं थे, और मैं अभी भी उस थप्पड़ के बारे में सोचता रहा जो वेंकटेश सर ने मुझे मारा था। कुछ दिनों तक मैं कॉलेज भी नहीं गया, क्योंकि मेरा मन था कि मैं अब सीधे एग्जाम में ही जाऊं। 6 दिनों के बाद एग्जाम था, और फिर ये 6 दिन बहुत मुश्किल भरे थे मेरे लिए। इन 6 दिनों में मैंने खुद को बिल्कुल बदल लिया था, मन को समझा लिया था। पर कहते हैं ना, आपकी कमजोरी बार बार आपके सामने आती है। मेरी भी फीलिंग अभी भी मेरे सामने बार बार आ रही थी, वेंकटेश सर के लिए जो थी। मेरा भाई उत्कर्ष मुझसे बात करना बंद कर चुका था। मेरा भाई मेरे समलैंगिक होने वाली बात से नाराज था। उसने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि मैं एक समलैंगिक हो सकता हूँ। मेरा एग्जाम शुरू हुआ और इन्विजिलेटर के रूप में वेंकटेश सर मेरे क्लास में थे। फिर किसी न किसी बहाने से वो मेरे पास आ रहे थे मुझसे बात करने के लिए। उन्होंने एग्जाम में मेरी हेल्प करनी भी चाहिए। उन्होंने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बनाए, फॉर्मूला बताए, और कई तरीके से उन्होंने मेरी वन लाइनर्स जो क्वेश्चन थे उनमें हेल्प करी। खैर, एग्जाम चल ही रहा था और मेरा जो गुस्सा था अभी भी बना हुआ था। फिर वो एक दिन मेरे हाथ पर हाथ रखकर मेरे कान के पास आकर मुझसे कहते हैं कि उस रात वाली बात प्लीज भूल जाओ। उस बात का मुझे अफसोस है कि मैंने तुम पर हाथ उठाया। अब मैंने जब ये बात उनके मुंह से सुनी तब मुझे उन पर प्यार आया। मैं मान गया, क्योंकि काफी दिनों से मैं उनसे दूर भी तो था। एग्जाम के लिए पढ़ाई तो मैं ठीक ठाक कर रहा था, और अब बस रिजल्ट का इंतजार था, क्योंकि एग्जाम्स खत्म हो गए थे। मैं वेंकटेश सर की बातों में पूरी तरह आ गया था। उन्होंने मुझे मना लिया था। उन्होंने मुझसे दोबारा से मिलने के लिए इंसिस्ट किया, और मैं भी उनकी बातों में आ करके, क्योंकि उनसे मिलने का फिर से जो मन था मेरा पहले से काफी ज्यादा तेज था, तो उन्होंने उसी मोड़ पर बुलाया। इस बार मेरा बहुत मन था, बहुत कुछ करना चाहता था मैं उनके साथ, पर मुझे डर सिर्फ इस बात का था कि वो फिर से मेरे साथ जोर जबरदस्ती ना करे। मैंने उन्हें मना कर रखा था कि जैसे ही कुछ भी होगा तो आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा। पिछली बार जो हुआ था वो नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही मैं कार में बैठा, उन्होंने मुझे चॉकलेट्स दिए, जो कि सरप्राइजिंग थी मेरे लिए, अनएक्सपेक्टेड था। मुझे हर तरीके से उन्होंने खुश किया, मेरे मन का किया, मुझसे बातें की, मुझसे ये भी प्रॉमिस किया कि वो ऐसी चीजें दोबारा नहीं करेंगे। मैं उनके मनाने पर मान भी गया। मुझे लगता है कि मेरी जगह कोई भी होता तो उनके मनाने के तरीके से मान जाता। फिर उन्होंने कार साइड में रोकी, और इस बार ऐसी जगह रुकी थी जो काफी आउटर था। मैं उनके कहने पर उनके कपड़े निकाल दिए, और अपने भी। उन्होंने कहा कि मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हारे सीने पर लटक रहे तुम्हारे जिस्म के साथ ही खेलना चाहता हूँ। काफी गोरे और खूबसूरत है। मैंने कहा कि ये बहुत आनंददायक है, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप ऐसा कुछ करते। पर सब कुछ होने लगा और मैं सब कुछ एंजॉय करने लगा, भूल करके जो लास्ट टाइम हुआ था। फिर उनके अंदर का जो शैतान था वो कब तक छिपा रहता। उन्होंने फिर से कुछ ऐसी चीजें की जिससे मैं थोड़ा आहत हुआ। उन्होंने मुझे फिर से घुमाकर अपनी गोद में बिठाया और मुझे कहते रहे कि कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं करेंगे, पर असल में वो फिर से अपनी ताकत आजमा रहे थे। मुझे चुभ रहा था तो मैंने उनसे कहा कि रुकिए, पर वो नहीं मान रहे थे। मैंने उन्हें किसी तरह से अब शांत किया, उन्हें अपनी बातों से बरगलाया, और उनको शांत होता देख मेरे अंदर की जो गर्मी थी वो भी शांत हो गई।
ये बहुत सेटिस्फाइंग था मेरे लिए। कार की सीट पूरी गीली हो गई थी और वेंकटेश सर ने कार में ही अपना बॉक्सर चेंज किया। उन्होंने कहा कि खुद को रेडी करो, अधूरा सा लगता है जब भी हम मिलते हैं तो जो मैं चाहता हूँ वो तुम देते नहीं, करते नहीं हो। अब हम ऐसे ही मिलते रहे और हफ्तों बीत गए। मुझे उनके जिस्म की, उनके एहसास की आदत हो चुकी थी। मैं सब कुछ भूल चुका था। उनके उस थप्पड़, उनके उस जो वहसीपन था वो सब भुला चुका था। पर मैं अभी भी पेनिट्रेटिव संबंध के लिए तैयार नहीं था। मेरे लिए उनका साइज सही नहीं था। मेरे अंदर ऑनलाइन वीडियोस का भूत उतर गया था जब उनके साथ फिजिकल होने का ट्राई करता था, और अब मैं थोड़ा और ज्यादा समझदार हो गया था पहले से। मेरा भाई उत्कर्ष अभी भी मुझसे बात नहीं कर रहा था और मुझे दुख हो रहा था कि काश वो मुझसे बात करता, मुझे एक्सेप्ट करता। अगर मैं समलैंगिक हूं तो मुझे ऐसे ही काश मेरा भाई एक्सेप्ट करता। मैंने उत्कर्ष से खुद ही बात की और उसे समझाया कि चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे तुझे सच पता चल गया हो, पर हूं तो तेरा बड़ा भाई ना। मुझे लड़कों में इंटरेस्ट तो हमेशा से है। उत्कर्ष ने कहा कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है भैया, और मुझे आपके लड़कों में इंटरेस्ट से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आपकी जिंदगी है, आप जैसे जिए, मुझे क्या। हम जब दिल्ली में भी थे तो भी कई सारे मेरे जो गे फ्रेंड्स रहे हैं, वो स्कूल में रहे हैं मेरे, तब मैंने उनको कभी जज नहीं किया। तो आप तो मेरे खुद के बड़े भैया हैं। तब मैंने पूछा कि फिर तो मुझसे तू बात क्यों नहीं करता। तब मेरे भाई उत्कर्ष ने मुझे बताया कि भैया मैंने आपको पहले भी कहा था वेंकटेश सर से दूर रहने के लिए, पर आप नहीं माने। और इसी बात से मैं बहुत दुखी हूं कि आपको समझ नहीं आया कि मैं आपके भले के लिए सारा चीज कह रहा था। आपको नहीं पता कि वो अच्छे इंसान नहीं है। मैंने कहा कि ये तू क्या कह रहा है, किसने क्या बता दिया तुझे उनके बारे में। तब उत्कर्ष ने बताया कि वो मोहल्ले में जिनके साथ खेलता है, जिनके साथ वो क्रिकेट वगैरह खेलता है, उनमें से कुछ लोगों ने वेंकटेश सर के बारे में काफी कुछ बताया है। उन पे काफी सारे केस रह चुके हैं। उसकी वजह से एक लड़के की जान भी चली गई जो उम्र में काफी कम था उनसे। उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की और उसकी फैमिली को ये बात पता चल गई उस लड़के के, और उस लड़के ने भी अपने आप को एज अ गे बता दिया था, जिसकी वजह से उसकी फैमिली ने उस लड़के का भी साथ नहीं दिया और उस पर बहुत उसको टॉर्चर किया गया। उसकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी। उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आया। उसने आके वेंकटेश सर से माफ़ी मांगी, एक्सेप्ट करने के लिए कहा, साथ देने के लिए कहा, पर इन्होंने मुंह फेर लिया और अंततः उस लड़के ने सुसाइड कर ली। न्यूज़ में भी ये बात आई थी। वेंकटेश सर की फैमिली को अब भी लगता है कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा था, और ये सिर्फ फंसाने का तरीका है, झूठे इल्ज़ाम हैं वेंकटेश सर पर, ऐसे उनकी फैमिली को लगता है। और तब मेरे भाई ने जो बातें मुझे वेंकटेश सर को के बारे में बतानी शुरू की, गली मोहल्ले से लेकर, वो सब डराने वाली थी। मुझे ये भी पता चला कि उन्होंने मोहल्ले के लड़कों पर भी ट्राई किया था, लड़कियों को भी अपना निशाना बनाया था। वेंकटेश सर बाइसेक्सुअल थे और सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्टिव भी थे। उत्कर्ष की बातों ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था, पर था तो मेरा भाई, मैं उसकी बात क्यों ना मानता। मैं रात को ठीक से उस दिन सो नहीं पाया। सुबह हुई और मैं कॉलेज गया। आज वेंकटेश सर कॉलेज भी नहीं आए थे, और ऐसा कभी नहीं होता था कि वो जल्दी से कॉलेज आए ना। मैं घर पर आकर पुराना लोकल न्यूज़ सर्च करने लगा, पता करने लगा उनके बारे में, और वो न्यूज़ मिल भी गई जिसके बारे में उत्कर्ष ने मुझे बताया था। और अब इस वक्त ये वो समय था कि मेरी आंख पूरी तरीके से खुल गई थी। अब अगले सुबह मम्मी ने बताया कि वेंकटेश सर का भी रिश्ता तय हो गया है, वो शादी कर रहे हैं। और ये सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गया, क्योंकि मुझसे इन सब बारे में आज तक वेंकटेश सर ने कुछ डिस्कस ही नहीं किया था। मुझे वेंकटेश सर से डर लगने लगा, पर उन्होंने मुझे मिलने के लिए फिर से बुलाया और मैं गया भी बिना डरे, हिम्मत करके। और तब मैंने सोच लिया था कि उनसे क्या कहना है और मैं किस पर्पज से जा रहा था, मुझे सब कुछ पता था। और तब मैंने उनसे पूछा कि आप शादी कर रहे हैं, ये बात मुझे पता चली है। तब उन्होंने कहा कि हाँ, वो तो करना ही है ना, आज नहीं तो कल। पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोनों भाइयों की शादी एक साथ हो जाए, एक ही मंडप पे, इसलिए ये रिश्ता देखा जा रहा है। मैंने कहा कि फिर मेरा और आपका क्या होगा, जो सब कुछ चल रहा है, जो हम ये जो छिप छिप के मिलते हैं। वेंकटेश सर ने कहा कि वो सब शादी के बाद भी चलता रहेगा, मैं कौन सा यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने कहा कि आपकी वाइफ को पता चला फिर क्या, आप उन्हें चीट करोगे। वो बोले कि तुम्हारे मेरे बीच में आएगी तो जान से जाएगी, तुम इस चीज की फिक्र न करो। मैंने कहा कि और मैं अगर आप दोनों के बीच आया तो क्या मैं भी जान से जाऊंगा। तब वेंकटेश सर ने कहा कि इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हो। तब मैंने उन्हें कहा कि शादी करोगे तो मैं आपसे दोबारा नहीं मिलूंगा। वेंकटेश सर ने कहा कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि मैं
शादी न कर, वो भी तेरे लिए। पागल है क्या? तुम ही तो थे जो मेरे पीछे पड़े हुए थे, ना कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था। और अब तुम्हारे ही नखरे हैं। मैंने कहा कि सर ये एटीट्यूड अपने पास रखिए। आपको लड़के शुरू से पसंद थे, तो आपने ऐसा क्यों दिखाया कि आपको मैंने पटाया है या फिर मैं आपके पीछे पड़ा था? तो वेंकटेश हंसने लगे, जैसे कि कोई विलन हंसता हो, बहुत अजीब सी मुस्कुराहट के साथ, और बोले कि देख, सच तो यह है कि तेरे से पहले भी कई लड़कों के साथ मैंने संबंध बनाए हैं। तू पड़ोसी था और तेरे मम्मी पापा से मेरे मम्मी पापा की अच्छी बनती थी और फैमिली में आना जाना था, इसलिए मैंने शुरू में ही तुझे इग्नोर किया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बदनामी हो, पर तू इतना गोरा और मुलायम है और तेरी देखने की जो अदा है, मैं तेरी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता था। पर तूने जब कहा कि तू एक बार मेरा लेना चाहता है, तो मैं क्यों मना करता? ले चूस ले, मुझे क्या है यार। मुझे खुशी भी हुई कि चल बकरा खुद ही आ रहा है। तूने तो मेरे घर से मेरी चड्डी तक चुरा ली। तेरे अंदर तो मुझसे भी ज्यादा ठरक है। और फिर उनकी सारी बातें, जितनी गंदगी वो अपने मुंह से निकाल रहे थे, सब सुनकर मुझे उसी वक्त उनसे नफरत शुरू हो गई। मैंने कार से उन्हें गंदी गालियां दी और बहुत कुछ सुनाया और उसे बताया कि उसके सारे कांड मुझे मालूम है, और अगर वो दोबारा मुझसे मिला या फिर मुझे परेशान करने की कोशिश की तो पुलिस के पास में जाऊंगा और सारी सच्चाई उगल दूंगा और फिर जेल में सड़ोगे। मैंने उसके मुंह पे थूक दिया और उसे बोला कि तूने चाहे कितनी कोशिश की, पर तू मेरी ले नहीं पाया ना। मैं आज के बाद तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं कार से निकलकर वहां से भाग गया। मुझे बहुत अफसोस था मेरे खुद के किए पर, कि मैंने इस इंसान के चक्कर में, अपनी ठरक के चक्कर में, आज एक ऐसे इंसान के साथ कार में बैठा था जो कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। और मैं जैसे अपने घर पर गया, अपने भाई उत्कर्ष को देखा और मैं उसे गले लग कर रोने लगा। वो सब कुछ समझ गया। फिर मैंने उसे सब कुछ बताया जो मैंने किया, जो मेरे साथ हुआ। उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया कि शारीरिक आकर्षण के चक्कर में, खैर, मेरी जान भी जा सकती थी, ये मेरी जान भी ले सकता था। शारीरिक खूबसूरती के साथ काश वो इंसान भी अच्छा होता, पर ऐसा नहीं था। वो इंसान अच्छी शकल, सूरत और शरीर के साथ में एक घटिया व्यक्ति था। मैंने अपना कॉलेज भी एक समय के बाद चेंज कर दिया, उससे दूरियां बना ली, अपने आप पे सुधार कर लिया और उसे समझा भी दिया कि मुझसे कभी नजर ना मिला, मुझसे मिले ना। मैंने बहुत कुछ सीख लिया था अपनी ही बेवकूफियों से, और मैं इसे प्यार नहीं मानता, बल्कि इस एक्सपीरियंस को मैं अपने जीवन का पहला दर्द समझता हूँ। इसलिए मैंने अपनी इस कहानी के इस एपिसोड का नाम पहला दर्द रखा था। अब मेरी डायरी का ये चैप्टर दोस्तों यहीं पर क्लोज होता है। मेरी सोच और समझ बदल चुकी थी। मेरे पास मेरा भाई था सपोर्ट करने के लिए, और आगे लाइफ में क्या हुआ फिलहाल वो तो मैं डायरी में नोट करने वाला हूँ। दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नई गेल स्टोरी के साथ। आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे। लव इज लव। नीले का ढेर सारा प्यार। थैंक यू। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। हम आपको एक और नई और हिंदी स्टोरी सुनाएंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करें।